हेलो छात्रों, नमस्कार। जीएसआर मेमोरियल की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। तो हमने कल पढ़ा था सोशल साइंस कक्षा 10 की जो बुक है उसका प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत जिसका काल था प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। ये था अपना प्रथम चैप्टर। ठीक है, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। स्वर्णिम भारत के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत, यानी जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, प्रारंभिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत, इसका जो समय था ये भारत का जो स्वर्णिम काल है वो कहलाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि महाजनपद जो हमारा प्रथम टॉपिक है, महाजनपद, ये अपना टॉपिक है महाजनपद। इसका जो समय है वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, ये माना जाता है इसका महाजनपद का जो काल है वो। जो वैदिक सभ्यता थी, अपनी वैदिक सभ्यता के तुरंत बाद में महाजनपद की शुरुआत होती है। जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी उसमें हमारे जो भारत का वर्तमान राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका पूर्वी भाग और बिहार है उसका पश्चिमी भाग, यहाँ पर इन जनपदों का उदय हुआ था। अब देखो महाजनपद के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये परिभाषा बता दी मैंने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं को महाजनपद की संज्ञा दी गई। दोबारा देखिए एक बार कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं का नाम दिया गया महाजनपद। महाजनपद इससे पहले थे जनपद, और इन जनपदों से ही महाजनपद है उनका उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ के मतानुसार, जो बौद्ध ग्रंथ के अपना अंगुत्तर निकाय, देखो ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि महाजनपद के बारे में जो उल्लेख है हमें कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जैन धर्म में भी हमें बताया जाता है, जिसमें भगवती सूत्र से भी हमें महाजनपदों का पता चलता है, लेकिन हमारे जो 10वीं क्लास के उसमें अंगुत्तर निकाय ही दिया हुआ है, इसलिए इसी को ध्यान में रखना है। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे। कितने थे? 16 महाजनपद। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल में जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी? 16। ठीक है, 16 महाजनपद मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए। अब आज जो टॉपिक अपना वो है राजस्थान के जनपद, उससे शुरुआत करते हैं आज। राजस्थान के जनपद।
राजस्थान के जो जनपद हैं वो वैदिक काल से ही बनने शुरू हो गए थे। पहले जन थे और जो जन है उन्होंने फिर जनपद का जो यानी अपना विस्तार किया तो जनपद की संज्ञा दी गई। राजस्थान के जनपद वैसे आपको मैंने बताया 16 महाजनपद, 16 में से तो 3 ही जो राजस्थान के जनपद हैं वो शामिल हैं और वो भी महाजनपद हैं। देखो लिख देता हूँ इसमें। 1 नंबर है कुरु, फिर है मत्स्य, सूरसेन, ये 3 तो आते हैं महाजनपद के अंदर। महाजनपद, ठीक है। कुरु, मत्स्य, सूरसेन, ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें से ये 3 महाजनपद हैं वो राजस्थान से बिलोंग रखते हैं, यानी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इनके अंदर आता है, ठीक है। अब अन्य भी हमें दिए हुए हैं राजस्थान के अंदर जो जनपद हैं, जिसमें जांगल, सीवी, ये 2 जनपद हमें और दिए गए हैं, जांगल और सीवी। तो इसमें देखो ये जो मत्स्य जनपद है, कई बार पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपद में से ऐसा महाजनपद कौन सा है जो संपूर्ण राजस्थान का ही क्षेत्र उसके अंदर आता है, यानी अकेले राजस्थान का महाजनपद है वो है मत्स्य। मत्स्य वो सिर्फ राजस्थान का ही क्षेत्र उसके अंदर आता है। जो कुरु है ये इधर दिल्ली की तरफ है क्योंकि इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। सूरसेन है वो मध्य प्रदेश की तरफ है। जांगल जो वर्तमान बीकानेर जोधपुर है वहाँ का इलाका है। और सीवी है ये पंजाब से आकर हमारे राजस्थान के दक्षिण में निवास किया था, ठीक है। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की, जो 1 नंबर हल करते हैं, जो संपूर्ण राजस्थान का है मत्स्य महाजनपद, ये टॉपिक लेते हैं। मत्स्य महाजनपद, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो इसको मैप में हल करते हैं। ये हमारा राजस्थान है। देखो इसमें देखो मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद वर्तमान का जो हमारा राजस्थान है, जो जयपुर के आसपास का इलाका है, यानी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के अंदर आता है, ठीक है। ये है अपना जयपुर। इधर है जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, यहाँ पर बहती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश, और जो यहाँ है चंबल नदी, और इधर प्राचीन काल में बहती थी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, इधर है चंबल नदी। तो चंबल नदी की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी, जो वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ है, जो घग्गर नदी, वो मानी जाती है कि सरस्वती की जगह ही ये घग्गर नदी है जो प्रभावित होती है। यहाँ से लेकर, और यहाँ है जांगल प्रदेश, तो ये इलाका है ये मत्स्य जनपद के अंदर शामिल होता है। यानी चंबल नदी से लेकर सरस्वती नदी का जो जांगल क्षेत्र है वो इस मत्स्य महाजनपद के अंदर शामिल होता है। अब देखते हैं राजस्थान के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं। अब इसमें देखो राजस्थान का अलवर, भरतपुर,
धौलपुर, करौली, ये 4 ज़िले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसमें से देखो जो ये 2 हैं, धौलपुर और करौली, इसको एक बार 2 ही लिखता हूँ मैं। अलवर है इसका ये पूर्वी भाग, जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग है अलवर का, ये आता है सूरसेन के अंदर, सूरसेन। उत्तरी भाग है वो आता है कुरु महाजनपद के अंदर। अलवर है इसका उत्तरी भाग तो आता है कुरु महाजनपद के अंदर, पूर्वी भाग आता है सूरसेन में, और जो इधर का भाग है पश्चिमी भाग वो आता है इस मत्स्य महाजनपद के अंदर। और भरतपुर का भी ये पश्चिमी भाग है, ये भी इसमें शामिल होता है मत्स्य जनपद के अंदर, ठीक है। अब देखो महाभारत के मतानुसार, महाभारत के मतानुसार यानी महाभारत में बताया जाता है कि यहाँ पर चेदी महाजनपद था, और चेदी महाजनपद के ऊपर सहाज नामक जो राजा था वो शासन किया करता था। ये सहाज चेदी और मत्स्य दोनों पे यानी एक साथ शासन करता हुआ बताया गया है महाभारत के अंदर। इसलिए यह माना जाता है कि मत्स्य जो महाजनपद है पहले चेदी महाजनपद का भाग था। शुरू में किसका भाग था? चेदी महाजनपद का। लेकिन कालांतर में यानी धीरे धीरे बाद में किस में शामिल हो गया? मत्स्य, ये शामिल हो गया मगध के अंदर, मगध में शामिल हो गया। तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मत्स्य जो महाजनपद है पहले किसका या कौन से महाजनपद का भाग था? तो चेदी का, और बाद में किस में शामिल हो गया? मगध महाजनपद के अंदर शामिल हो गया। और जो राजा है वो हमें महाभारत से जानकारी मिलती है, सहज नाम का राजा था जो दोनों पे शासन करता था। ठीक है, मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी है वो है विराटनगर, विराटनगर। वर्तमान में विराटनगर का नाम है बैराट, बैराट, ये याद रखना भाई। बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। या पूछ लिया जाता है कि विराटनगर है उसका जो वर्तमान का नाम है वो है बैराट। यहाँ पे बताया जाता है कि पांडु आए थे, पांडुओं ने यहाँ पर अज्ञातवास है वो व्यतीत किया था। यहाँ एक विराट नाम का राजा हुआ करता था, यहाँ पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। फिर उनका पता चल गया कि यहाँ पर ये जो पांडु हैं वो रह रहे हैं, तो विराट नामक राजा के साथ युद्ध हुआ और बड़ा ही युद्ध माना जाता है। और जो बैराट है यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं, यानी खंडहर वगैरह कुछ मिले हैं, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी यानी होना पाया जाता है। बस इतना ही है इसके अंदर। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद के अंदर वर्तमान का जो हमारा जयपुर ज़िला है उसके आसपास का क्षेत्र शामिल होता है। इधर चंबल नदी से लेकर सरस्वती नदी का जो जांगल प्रदेश है यहाँ तक इसका विस्तार बताया जाता है। इसके अंदर वर्तमान का जो अलवर ज़िला है इसका ये पश्चिमी भाग और भरतपुर का पश्चिमी भाग भी मत्स्य महाजनपद के अंदर शामिल थे उस समय। ये था अपना मत्स्य जनपद। अब बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की। सूरसेन महाजनपद है वो था इधर, सूरसेन महाजनपद। सूरसेन में यानी यूनानी लेखक हैं वो सूरसेन को कहते थे सूरसेनोई, सूरसेनोई, ये यूनानी लेखक कहते थे। सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी है मथुरा। कौन सी है? मथुरा। तो यूनानी लेखक सूरसेन को सूरसेनोई कहते थे और जो राजधानी मथुरा है उसको मेथोरा कहते थे, मेथोरा नाम से पुकारते थे। ठीक है, सूरसेन के अंदर जो क्षेत्र है वो आता है ब्रज का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? ब्रज का क्षेत्र। और राजस्थान में पता ही है कि ये जो राजस्थान का पूर्वी भाग है ये ब्रज का ही क्षेत्र है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
करौली। ये जो 4 ज़िले हैं इनमें से भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 3 का तो अधिकांश क्षेत्र सूरसेन के अंदर आता था। ठीक है। अलवर जो ज़िला है इसका मैंने पहले ही बता दिया, उत्तरी भाग कुरू में है, पूर्वी भाग इस सूरसेन के अंदर आता था और पश्चिमी भाग था मत्स्य जनपद के अंदर। यानी तीनों महाजनपदों में ये अलवर का जो वर्तमान हमारा ज़िला है शामिल होता है। दोबारा देखो, सूरसेन राजधानी है मथुरा और यूनानी जो लेखक हैं सूरसेन को सूरसेनोई और इसकी राजधानी मथुरा को मेथोरा के नाम से पुकारते थे। सूरसेन के अंदर जो हमारे पूर्वी ज़िले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो इनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली का तो अधिकांश भाग सूरसेन के अंदर आता है और अलवर का है जो पूर्वी भाग सूरसेन के अंदर आता है। अब देखो, मथुरा, महाभारत से ही हमें पता चलता है, किसे? महाभारत से, कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण भगवान थे, उनके पिताजी थे वासुदेव। तो महाभारत में हमें पता चलता है कि सूरसेन के ऊपर जो कृष्ण जी के पिताजी थे वासुदेव जी, उन्होंने शासन किया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो श्री कृष्ण हैं उनका संबंध कौन से महाजनपद से है, तो आपको करना पड़ेगा सूरसेन। और यहाँ पर महाभारत से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो शासन करने वाला वंश था वो था यदुवंश। ठीक है, इसको यादव वंश भी बोलते हैं, यादव वंश। इस वंश का यहाँ पर शासन रहा था। पूछ लिया जाता है कि यादव वंश का शासन कौन से महाजनपद के ऊपर हुआ था, तो आपको करना है सूरसेन। ठीक है। ये हो गया हमारा सूरसेन। अब ये 2 तो थे महाजनपद। तीसरा जो मैंने बताया था कुरु, ये अपनी 10वीं क्लास में नहीं दिया गया है, लेकिन बता देता हूँ मैं। कुरु जो जनपद था, ये जो वर्तमान का अपना दिल्ली है इसके आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये राजधानी थी कुरु जनपद की। कुरु जनपद के अंदर राजस्थान का सिर्फ अलवर ज़िले का जो उत्तरी भाग है वो ही शामिल होता है, बाकी ये क्षेत्र इसमें कुरु के अंदर नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही बस याद करते हैं क्योंकि अपने नहीं है। अब आते हैं जनपद। तो राजस्थान के जनपद हैं, इसमें एक तो है जांगल और दूसरा है हमारे सीवी। ये 2 जनपद हैं हमारे राजस्थान के। ठीक है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि भारत के ऊपर सिकंदर नामक शासक ने आक्रमण किया, जो यूनानी शासक था। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर नामक शासक ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण जो हमारा वर्तमान का पंजाब है, उसमें जो पंजाब का दक्षिणी भाग है वहाँ पर 3 जातियाँ निवास करती थी। एक तो थी सीवी, मालव और अर्जुनायन। ये 3 जातियाँ पंजाब के दक्षिणी भाग में रहती थी। तीनों ही जाति बहुत ही वीर थी, यानी बहुत ही जो जातियां हैं इसमें वीरता भरी हुई थी। लेकिन सिकंदर ने आक्रमण किया तो इन जातियों ने क्या किया, पंजाब से राजस्थान की तरफ रुख किया और राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रवेश करके और दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का, यहाँ पर इन्होंने निवास किया और यहाँ पर ये जातियाँ रहने लगी और इन्होंने अपनी यही जो राजधानी है वो बनाई और अपनी नगरी स्थापित की। अब बात करते हैं जो हमारा है जांगल। इसमें देखो जांगल, ये है जांगल। जांगल जो प्रदेश है इसके अंदर राजस्थान के वर्तमान के 2 ज़िले, एक तो है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर। तो राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर वर्तमान के जो ज़िले हैं वो जांगल प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, इधर मैंने आपको पहले बता दिया जांगल का इधर का भाग है वो मत्स्य जनपद से लगता था। जांगल प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है वो है अही छतरपुर।
छतरपुर। वर्तमान में इसका नाम है नागौर। वर्तमान में क्या है? नागौर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था। नागौर का प्राचीन नाम है क्या था? तो आपको करना होगा अही छतरपुर। ये नागौर का प्राचीन नाम था और ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। बीकानेर के अंदर होने के कारण जांगल प्रदेश के जो राजा थे, यानी बीकानेर पे शासन करने वाले जो राजा थे, वो जांगल प्रदेश पे भी शासन करते थे। इस कारण अपने आप को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करते थे या पुकारते थे। बीकानेर के जो राजा थे, वो अपने आप को किस नाम से? जांगलधर बादशाह है, जांगलधर बादशाह है, इस नाम से अपने आप को संबोधित करते थे, अपने आप को पुकारते थे। और जो बीकानेर का राज चिन्ह है, बीकानेर है इसका जो राज चिन्ह है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ मिलता है जय जांगलधर, जय जांगलधर बादशाह है। ये उनके राज चिन्ह पर मिलता है, बीकानेर का जो है जय जांगलधर बादशाह है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इलाका है जांगल प्रदेश का, वो बीकानेर और जोधपुर का जो वर्तमान हमारा ज़िला है उसी का था। बस जांगल प्रदेश के बारे में इतना ही है और ज़्यादा नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। जांगल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो शामिल था। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छतरपुर। वर्तमान में इसका नाम है नागौर। जांगल जो बीकानेर है उसके ऊपर जो राजा शासन करते थे वो जांगल के ऊपर भी शासन करते थे, इसलिए अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है। और जो उनका राज चिन्ह था बीकानेर का, उसके ऊपर भी लिखा हुआ मिलता है जय जांगलधर बादशाह है, ये लिखा हुआ मिलता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से राजा या कौन से जनपद के राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से संबोधित करते थे, तो आपको करना होगा बीकानेर के राजा। ठीक है। अब बच गया हमारे पास मालव के बारे में बता देता हूँ आपको। सीवी तो थोड़ा बड़ा है, कल करेंगे। मालव जाति मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी पंजाब में रहने वाली जाति थी। ठीक है। पश्चिमी पंजाब से राजस्थान के जो दक्षिणी पंजाब है उससे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश किया और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में यहाँ आ गई ये मालव जाति। और इसके आसपास ही ये जाति थी अर्जुनाइन। मालव और अर्जुनाइन ये दोनों जातियां हैं वर्तमान के हमारे टोंक व अजमेर। टोंक व अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालव और अर्जुनाइन जातियों का माना जाता है। ये मालव है, इसके आसपास में ही अर्जुनाइन जातियाँ थी। ठीक है। बस इसमें कोई ज़्यादा हमारे दिए हुआ नहीं है, आपको इतना ही याद करना है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम कल सीवी जनपद।